कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन, कहीं युद्ध तो कहीं भूखमरी, कहीं सड़कों पर नावें चल रही हैं तो कहीं आसमान में मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, कहीं राजनेता कॉमेडी कर रहे हैं तो कहीं कॉमेडियंस राजनीति। हर तरफ शोर है, बहस है और खुद को सही साबित करने की होड़ है। इस सब के बीच में आपके लिए मैं लेकर आती हूँ वो खबरें और वो मुद्दे जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिन्हें आप शांति से सुन और समझ सकते हैं, जो सरल हैं और सहज हैं। ये हैं खबरें अनकही और मैं हूं ऋचा अमृत। सबसे पहले आपको बता देती हूं आज की 3 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में महिला आईपीएस अधिकारी और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच फोन पर बहस का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। सरकारी काम में बाधा डालने और डिप्टी सीएम की महिला अधिकारी से बात कराने वाले एनसीपी कार्यकर्ता समेत 10 से 15 लोगों पर एफआईआर। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी की 8 घंटे हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल में मिली अहम जानकारी। आगे कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से भी होगी पूछताछ। 4 दशकों में सबसे बड़ी बाढ़ से हिला पंजाब। सभी 23 जिलों में जल प्रहार से मचा हाहाकार। 43 लोगों की गई जान। दिल्ली में अभी भी डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई जगह पानी भरने से बिगड़े हालात। और अनकही खबरों में आज बात टीचर्स डे की होगी, उन शिक्षकों की जिन्होंने हर परेशानी को पार कर शिक्षक होने का धर्म निभाया। कभी छात्रों ने अपने गुरु का रथ खुद खींचा, कभी पूरे गांव ने अपने शिक्षक की विदाई पर आंसू बहाए, कभी एक महिला ने पत्थर और कीचड़ झेलकर लड़कियों को पढ़ाया और कभी एक शिक्षक ने अपने शिष्य को सम्राट बना दिया। और उनकी भी जिन्होंने शिक्षक होने के बाद राजनीति में कदम रखा। 5 सितंबर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। यही दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो जिंदगियां गढ़ते हैं और कभी कभी इतिहास भी बदल देते हैं। मैं आपको बताऊंगी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की वो बात जो गलती से दुनिया ने सुन ली और एक बहुत बड़े राज का खुलासा हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है तो आप हंसेंगे या सोच में पड़ जाएंगे? लेकिन जरा सोचिए, दुनिया के 2 सबसे ताकतवर शख्स पुतिन और शी जिनपिंग जब अमरता और 150 साल की उम्र पर चर्चा करें तो क्या ये सिर्फ मजाक है या किसी बड़े राज का इशारा? आज बात एक बंगले की भी होगी। करीब 1100 करोड़ रुपए की कीमत, रहस्यमयी खरीदार और लुटियंस दिल्ली की शाही पहचान। ये सौदा सिर्फ जमीन जायदाद का नहीं, यह है सत्ता, इतिहास और रुतबे का संगम। तो आखिर कौन है वो अरबपति जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक बंगले को खरीदा है? क्यों है ये डील इतनी खास और लुटियंस दिल्ली को क्यों माना जाता है ताकत का पहचान पत्र? आज बात धनखड़ जी की भी होगी। क्या एक ही व्यक्ति को अलग अलग पदों से कई कई पेंशन मिल सकती हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ साथ पूर्व विधायक की पेंशन की भी मांग की है। पेंशन की कहानी आज हम देखेंगे। तो चलिए खबरें अनकही विस्तार से देखते हैं। आज टीचर्स डे है। इस दिन से हम सबके बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम स्कूल में अपनी टीचर्स के लिए कार्ड्स बना कर ले जाते थे, टीचर्स के लिए परफॉर्म किया करते थे। हालांकि बचपन में कम ही बच्चे अपने टीचर्स से खुश रहते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे हमें अपने टीचर्स की वैल्यू समझ आने लगती है। गुरु वो दीपक है जो खुद जलकर भी दूसरों का जीवन रोशन करता है। आज 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके छात्र और मित्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यहीं से भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन खुद को हमेशा पहले एक शिक्षक मानते थे, फिर राष्ट्रपति। एक बार जब कुछ छात्र राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। जब अधिकारियों ने कहा, आप राष्ट्रपति हैं, ये आपका काम नहीं है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे छात्रों के सामने मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूं, फिर कुछ और। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब कोलकाता विश्वविद्यालय से रिटायर हुए तो उन्होंने एक बेहद भावुक आखिरी लेक्चर दिया।
लेक्चर के आखिर में छात्रों ने उनका रथ अपने कंधों पर उठाकर पूरे शहर में खींचा। यह दृश्य इतना भावुक था कि उस दौर के सख्त प्रशासक भी आंसू रोक नहीं पाए। यही सम्मान बताता है कि एक शिक्षक का असर केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता। अब आप कह सकते हैं कि वो अलग जमाना था जब छात्र अपने शिक्षकों को सम्मान देते थे, अब ऐसा कहाँ होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो तस्वीरें जो ये साबित करती हैं कि अगर शिक्षक अपने काम में ईमानदार हों तो आज भी छात्रों से पूरा प्यार और सम्मान उन्हें मिलता है। बिहार के मोतिहारी जिले के पवरिया टोला के प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल मधुरेंद्र कुमार के ट्रांसफर पर बच्चों के साथ पूरा गांव रो पड़ा था। इसी साल जुलाई में जब उनकी विदाई हुई तो छोटे छोटे बच्चे उनके गले लगकर बस एक ही विनती कर रहे थे, सर मत जाइए। भीलवाड़ा जिले के अरवड़ गांव के सरकारी स्कूल में 20 साल सेवा देने वाले शिक्षक भंवरलाल शर्मा के रिटायरमेंट पर गांव वालों ने उन्हें हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। उनकी विदाई पर ग्रामीणों के साथ साथ बच्चे भी फूट फूट कर रोए। भंवरलाल जी ने स्कूल के लिए 2 लाख रुपए दान कर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करवाई थी। महाराष्ट्र के रणजीत सिंह दिसाले, जिन्होंने ग्रामीण बच्चों के लिए QR कोड वाली किताबें बनाई और बाद में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता। बिहार के सुपर 30 टीचर आनंद कुमार के बारे में तो अब हर कोई जानता है। ऐसी न जाने कितनी दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं जो बताती हैं कि शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि बच्चों का जीवन भी गढ़ते हैं। वैसे कक्षा में पढ़ाने से लेकर राजनीति के अखाड़े में फैसले लेने तक कई नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के एक विद्वान शिक्षक रहे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। बाद में वही एकेडमिक नॉलेज 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने में काम आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी के नाम से मशहूर बसपा प्रमुख मायावती भी कभी अध्यापक रह चुकी हैं। दिल्ली के इंदपुरी JJ कॉलोनी में वो बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। यही समय था जब उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई और उन्होंने मायावती को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राजनीति के कुछ और बड़े नाम जो शिक्षक भी रहे वो हैं APJ अब्दुल कलाम, मुलायम सिंह यादव, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी। जब शिक्षक दिवस की बात हो रही है तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को कैसे भूला जा सकता है। साल 1848 में उन्होंने लड़कियों और निचली जाति के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उन्हें अपमानित करते, उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती ताकि अगर उन पर कीचड़ फेंका जाए और साड़ी गंदी हो जाए तो वो बदल सकें। उनका साहस आज भी एक सच्चे शिक्षक की पहचान माना जाता है। वैसे भारत में शिक्षकों का महत्व बहुत पुराना है। ये देश गुरु शिष्य की परंपरा वाला देश है। रामायण, महाभारत और तमाम ग्रंथों में गुरु के महत्व और ताकत को बताया गया है। प्राचीन भारत में चाणक्य केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक नहीं थे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य में सम्राट बनने की संभावना देखी। उन्हें राजनीति, रणनीति और युद्ध कला सिखाई और आखिरकार उनका वही छात्र मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो राष्ट्र की तकदीर भी बदल सकते हैं। अगर आज आपको टीचर्स डे पर अपना कोई टीचर याद आ रहा है जिनकी कही कोई बात आपको आज तक याद है तो उनसे संपर्क जरूर करें। अगर वो नहीं है तो उनके परिवार से संपर्क करें और अपने बच्चों को उनके बारे में जरूर बताएं। टीचर्स का सम्मान उन्हें याद रखें और उनके बारे में बात करके होना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लिख डालिए अपने स्पेशल टीचर्स पर एक पोस्ट और उसे मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मैं लंबे वक्त तक न्यूज एंकर रही हूँ, लाइव न्यूज पढ़ी है और मैं जानती हूँ कि अगर लाइव के दौरान किसी एंकर का माइक गलती से हॉट यानी ऑन रह जाए जिस वक्त वो ऑन नहीं होना चाहिए तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। कई ऐसी बातें ऑन एयर हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि यही गलती अगर दुनिया के सबसे ताकतवर 2 नेताओं के साथ हो जाए तो क्या होगा। दुनिया वो राज जान जाएगी जो वो किसी को शायद बताना नहीं चाहते होंगे। और अगर वो राज हो कि क्या कोई इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है, न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि जवान और ताकतवर भी बना रहे। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, इसी पर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच हुई बातचीत ने इस सवाल को फिर जिंदा कर दिया है कि क्या इंसान कभी 150 साल तक जी पाएगा या फिर अमर हो जाएगा। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत का एक ऑडियो लीक हो गया है, जिसमें दोनों ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अमरता पर बातचीत कर रहे हैं। चीन के विक्ट्री डे परेड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एक माइक्रोफोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। उस बातचीत में दोनों ही 150 साल तक जीने की उम्मीद के बारे में बात कर रहे थे। वहीं किम जोंग उन इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। सरकारी सीसीटीवी फीड पर पुतिन के ट्रांसलेटर को मैंडरिन या चीनी भाषा में ये कहते सुना गया, बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे और यहाँ तक कि अमरता भी हासिल कर सकते हैं। मैंडरिन भाषा में बोलते हुए शी जिनपिंग ने जवाब दिया, कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ ही कदम दूर चल रहे किम उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। दोनों लीडर्स की बातचीत को एक ट्रांसलेटर ने रूसी भाषा में दोहराते हुए कहा, पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। कुछ सेकंड्स की ये बातचीत वायरल हुई और इस पर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि क्या जिनपिंग और पुतिन अमर बनने या कम से कम 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग या कोशिश कर रहे हैं। 72 वर्षीय शी और पुतिन दोनों ही साल 2012-13 से अपने देश के सर्वोच्च लीडर हैं। दोनों में से किसी ने भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। शी जिनपिंग ने तो राष्ट्रपति पद की सीमा समाप्त कर दी और पुतिन ने अपने शासन को लंबा करने के लिए रूसी कानून में फेरबदल किया है। वैसे भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राचीन भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में बार बार इसका जिक्र मिलता है कि इंसान सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई जगह दीर्घायु और चिरंजीवी आशीर्वाद का जिक्र आता है। चिरंजीवी का अर्थ है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। महाभारत में अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। महर्षि वेदव्यास और हनुमान जी का भी उल्लेख चिरंजीवियों में मिलता है। वहीं भृगु ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम जैसे कई नाम हैं जिन्हें अमृत या बहुत लंबी आयु से जोड़ा जाता है। आधुनिक काल में भी देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो असाधारण रूप से दीर्घायु थे। लेकिन इस पर विज्ञान क्या कहता है, ये भी समझना जरूरी है। ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों में अभी तक इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि इंसानी उम्र की कोई निश्चित सीमा है या नहीं। वैज्ञानिक तौर पर इंसान की औसत उम्र करीब 70 से 80 साल मानी जाती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां लोग सामान्य से बहुत ज्यादा जीते हैं। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया में लॉन्ग लाइफ आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 100 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। फ्रांस की जैन कैल्मा अब तक सबसे ज्यादा उम्र यानी 122 साल तक जीने वाली इंसान रही हैं। उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। दरअसल हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल की एक उम्र होती है। ये सेल बार बार खुद की कॉपी बनाते हैं, लेकिन हर कॉपी में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे आप बार बार फोटोकॉपी करते हैं तो क्वालिटी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर में होता है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, मरम्मत की क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे हमारे शरीर पर झुर्रियां, बाल सफेद होना और शरीर की ताकत कम होना शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया है बुढ़ापे की। अगर हम सबसे ज्यादा उम्र की बात करें तो ग्रीनलैंड शार्क लगभग 400 साल तक जी सकती है। वहीं कुछ कछुए और व्हेल भी 200 से ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। दूसरी तरफ सबसे कम उम्र की बात करें तो कुछ कीड़े मकोड़े जैसे मे फ्लाई सिर्फ 24 घंटे तक ही जीते हैं, यानी जिनका जन्म होता है और अगले दिन ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो क्या इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा जिंदा रहती हो? अमीबा, इसे अमर माना जा सकता है। अमीबा एक सेल का जीव है जो बाइनरी फिशन से प्रजनन करता है, यानी एक अमीबा जब विभाजित होता है तो पूरी पेरेंट बॉडी उसकी संतान में बदल जाती है। यानी कोई मूल शरीर मरता नहीं बल्कि पूरी तरह नया अमीबा बन जाता है। इसी वजह से अमीबा की जनरेशन लगातार चलती रहती है। एक अमीबा से अगली अमीबा बनती जाती है और ये श्रृंखला टूटती नहीं है। मेरा तो मानना है कि जीवन की असली खूबसूरती यही है कि हर जीव को उसकी अलग अलग टाइम लिमिट या समय सीमा मिली हुई है। जिंदगी कितनी भी लंबी हो, लेकिन अच्छे कर्मों और विचारों से भरी ना हो तो वो लंबी नहीं, अर्थहीन है। कहते हैं ना, जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। काश की बात दुनिया के ताकतवर नेता समझ पाते, और समझ लेते तो युद्ध में नहीं, दुनिया में शांति स्थापित करने पर काम करते। A house is not just made of walls and roofs,
It carries the history of those who lived in it. यही लाइन आज हमें ले आती है दिल्ली के दिल में, उस जगह पर जहां खड़ा है एक ऐसा बंगला जिसने भारत की राजनीति को अपने आंगन में पलते बढ़ते देखा है। लुटियंस दिल्ली का 17 यॉर्क रोड, जिसे अब मोतीलाल नेहरू मार्ग कहते हैं, यहीं पर है वो बंगला जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास हुआ करता था। अब ये बंगला चर्चा में है क्योंकि इसने रियल एस्टेट बाजार में तहलका मचा दिया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए में इस ऐतिहासिक विरासत को खरीदा गया है। इस डील का महत्व समझिए। 1100 करोड़ रुपए की ये डील देश की सबसे महंगी निजी रियल एस्टेट खरीदों में शुमार हो जाएगी और खरीदार का नाम छुपा होना इसे और रोचक बनाता है। आखिर कौन है वो उद्योगपति? क्यों उन्होंने इतनी बड़ी रकम खर्च की? क्या ये सिर्फ एक रियल एस्टेट निवेश है या फिर सत्ता के केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है? इसका जवाब अभी तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको बताएं कि इस बंगले के लिए 1400 करोड़ की मांग रखी गई थी, लेकिन फाइनल डील 1100 करोड़ रुपए में हुई। सूत्र कहते हैं कि भारत के एक बड़े उद्योगपति जो बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने इसे खरीदा है। कानूनी औपचारिकताओं का अंतिम दौर चल रहा है। लॉ फर्म ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है कि अगर इस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई और दावा है तो 7 दिन में सामने आए, वरना ये डील पूरी मान ली जाएगी। करीब 4 एकड़ यानी 14,973 वर्ग मीटर का एरिया, जिसमें 24,000 वर्ग फुट का डेवलप्ड एरिया। इसका मालिकाना हक राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी के पास है, जो एक राजस्थानी शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इस डील की अहमियत सिर्फ जमीन जायदाद की कीमत से कहीं ज्यादा है। यह बंगला भारत की उस याद को संजोए बैठा है जब पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू यहां से देश की राजनीति को दिशा देते थे। इसलिए यह डील केवल एक संपत्ति का सौदा नहीं, बल्कि भारत के सबसे पावरफुल इलाके में एंट्री टिकट है। ये वीआईपी इलाका है और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत खास है। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ कुछ ही अरबपति खरीद सकते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर लुटियंस दिल्ली इतना खास क्यों है और उसका ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल लुटियंस वो इलाका है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने 20वीं सदी की शुरुआत में डिजाइन किया था। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका देश की ताकत का प्रतीक है। यहाँ करीब 3000 बंगले हैं। ज्यादातर मंत्रियों, जजों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के पास हैं। सिर्फ 600 बंगले निजी हाथों में हैं, और वो भी भारत के चुनिंदा अरबपतियों के पास। दरअसल जब अंग्रेजों ने दिल्ली को नई राजधानी बनाने का फैसला किया तो उनके दिमाग में ये बात तय थी कि उन्हें कई हिस्से ऐसे बनाने हैं जो सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज रईसों के लिए बनेंगे। इन इलाकों में भारतीयों के आने पर पाबंदी होती थी। इसी में लुटियंस दिल्ली का इलाका भी शामिल था। अंग्रेजों ने यहाँ वाइसरॉय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, बनाया। इंडिया गेट से लेकर राजपथ, आज का कर्तव्य पथ, यहीं से होकर गुजरता है। कनॉट प्लेस, जनपद, संसद भवन सब इसी जोन का हिस्सा है। यहां रहना मतलब सिर्फ घर पाना नहीं, बल्कि ताकत और पहचान का दूसरा नाम है। आज के वक्त में जब किसी राजनेता या उद्योगपति की ताकत का जिक्र होता है तो लुटियंस दिल्ली उनका पहचान पत्र माना जाता है। यहां घर होना सत्ता के गलियारों तक सीधा पहुंच होने जैसा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बंगले की कहानी नेहरू से लेकर आज तक कई नेताओं से जुड़ी है। यही मोतीलाल नेहरू मार्ग का इलाका, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2014 के बाद रहते थे, वहीं शीला दीक्षित का आधिकारिक आवास भी यही था। नेहरू का घर, शाही परिवार का मालिकाना हक, अरबपति खरीदार और बैकग्राउंड में लुटियंस दिल्ली का चमकता चेहरा। इसलिए कहा जा सकता है कि इतिहास, राजनीति और रुतबे का संगम है ये डील। लेकिन खरीदार का नाम सामने आने का इंतजार हम सबको है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से फिर से पूर्व विधायक पेंशन की मांग की है। उन्हें सांसद, विधायक और उपराष्ट्रपति तीनों की पेंशन मिलेगी। जगदीप धनखड़ पहले विधायक, फिर सांसद, गवर्नर और फिर उपराष्ट्रपति बने। पूर्व गवर्नर को सरकार ना तो कोई आवास उपलब्ध कराती है और ना ही कोई पेंशन या भत्ता देती है। उन्हें केवल एक ही भत्ता मिलता है जो मेडिकल से जुड़ा है। स्वास्थ्य ठीक ना होने की सूरत में सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च उठाती है, लेकिन इसके अलावा सारे खर्च उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। 1982 के अधिनियम के तहत राज्यपाल को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बाकी 3 पदों के लिए पेंशन का प्रावधान है। तो क्या ऐसे में जगदीप धनखड़ को विधायक, सांसद और उपराष्ट्रपति तीनों की पेंशन मिलेगी?
तो इसका जवाब है हाँ, उन्हें ये तीनों पेंशन मिलेंगी। समझिए कैसे। अधिकारियों के मुताबिक धनखड़ 3 तरह की पेंशन के हकदार हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें करीब 2 लाख रुपए मासिक पेंशन, साथ ही टाइप 8 बंगला, एक निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और 4 पर्सनल अटेंडेंट्स की सुविधा मिलेगी। पूर्व सांसद के तौर पर 45,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और अन्य भत्ते। राजस्थान के पूर्व विधायक के तौर पर 42,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। सूत्रों के अनुसार राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ के अनुरोध पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की तारीख से पेंशन मिलेगी। सूत्रों के अनुसार एक बार विधायक बने व्यक्ति को 35,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो अतिरिक्त कार्यकाल और उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। धनखड़ जैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की गई है। उनको पूर्व विधायक के तौर पर जुलाई 2019 तक पेंशन मिलती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनने के बाद पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन उनकी बंद हो गई थी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे और 2019 तक वो विधायक वाली पेंशन लेते रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने पेंशन लेना बंद कर दिया। 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया, लेकिन अब उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना आधिकारिक बंगला भी खाली कर दिया। झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की और 1989 में वो झुंझुनू से सांसद बने। वो चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। बाद में 1993 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाई और विधायक बने। जगदीप धनखड़ अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा सीट से 1993 से 1998 तक कांग्रेस के विधायक रहे। धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया। अपने लगभग 3 साल के कार्यकाल के दौरान वो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अक्सर टकराव के कारण सुर्खियों में रहे। वो ममता सरकार के आलोचक के रूप में उभरे, जिसके कारण उन्हें विपक्ष के नेता का टैग दिया जाने लगा। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2025 को अचानक समाप्त हो गया, जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। धनखड़ जी भले ही एनडीए के शासनकाल में उपराष्ट्रपति बने, पर राजनीतिक विश्लेषकों का हमेशा मानना रहा कि वो स्वभाव से कांग्रेसी ही थे। वैसे ये पेंशन की कहानी सुनकर तो यही लगता है कि नौकरी से रिटायरमेंट भला। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप सिर्फ शो देख रहे हैं तो कड़क को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। आपको क्या अच्छा लग रहा है ये भी हमें लिखकर भेजिए, और क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। किन खबरों या मुद्दों पर आप और जानकारी चाहते हैं वो भी हमें लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आप तक लेकर आए। तो आज आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन चलते चलते याद रखिए, अगर आपको रुलाकर वो हंस पा रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप गलत इंसान के लिए रो रहे हैं। ख्याल रखिए।